अली भाई, अगर आप ये बताना चाहें, आप ऐसे किसको वोट करेंगे अगर आप बताना चाहें? मैंने तो जमात इस्लामी को वोट करना है इंशाल्लाह, ताकि मैं कम से कम ये वो वोट है मैं अल्लाह की बारगाह में जस्टिफाई कर सकता अली भाई, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, और मैं चाहूंगा आप इस पर दो टोक राय अगर दें, क्योंकि आप दो टोक राय देते हैं। इस वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा सियासतदान और हमारे मसाइल का हल कौन है? आपके स्टूडेंट्स, आपको देखने वाले किसे वोट दें? हूं। मैं तो कहूंगा कि सिराजुल हक साहब को लाया जाए फ्रंट पे। अल्लाह खैर। हाँ, उनको भी एक चांस दिया जाए। देखे ना, उनके जाहिर और बातिन के अंदर कोई समझ लें तजाद मौजूद नहीं है, और एक सादा जिंदगी वो गुजार रहे हैं। फिर जमात इस्लामी के अंदर कॉम्पिटेंट लोग भी मौजूद हैं जो वाकई मेरिट की बुनियाद के ऊपर आते हैं, तो उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। फिर सबसे बढ़कर हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो किसी को सादिक और अमीन कहती है, किसी को नहीं कहती है, वो तो आपको पता है। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा था कि अगर वो वाकई वाला सादिक और अमीन वाला वो कानून लागू किया जाए तो सिर्फ सिराजुल हक साहब बचेंगे। ये तो उन्होंने खुद भी माना था, तो मेरा ख्याल है उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन अली भाई, ये प्रैक्टिकल तो नहीं है ना, आप भी जानते हैं पूरी कौम इस पर मुत्तहिद नहीं हो सकती, तो मैं प्रैक्टिकली तो अगर मेरे ख्याल है कौम को अब सोचना चाहिए ना यार। सारों को आप देख चुके हैं ना, तो उनको भी मौका दें ना। अली भाई जिस उनको तरह पीटीआई वाले कहते हैं कि हम इन पार्टियों को इतने अरसे से देख रहे थे, तो यार अब जे इनको भी, जमात इस्लामी को भी मौका दें ना। अली भाई, अगर आप ये बताना चाहें, आप वैसे किसको वोट करेंगे अगर आप बताना चाहें? मैंने तो जमात इस्लामी को वोट करना है इंशाल्लाह, ताकि मैं कम से कम ये वो वोट है मैं अल्लाह की बारगाह में जस्टिफाई कर सकता अली भाई, फिर ये मामला टीएलपी वाला नहीं हो जाता कि हम उनके किरदार को देखकर या उनकी बातों को देखकर वोट करें? कोई प्रैक्टिकल प्लान तो जमात इस्लामी के पास भी नहीं है। ये प्रैक्टिकली क्या होगा? वो हूं। कहते नहीं, हैं। मुझे बताएं, जमात इस्लामी ने जब से मुनव्वर हसन साहब के बाद उन्होंने तहवील किबला की और वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनने से इनकारी हो गए, जो पहले वो घूमते गिराते थे, उसके बाद से आप मुझे बताएं, क्या कभी उन्होंने इस किस्म की कोई जलील हरकत की है, या उन्होंने कभी कोई नॉन स्टेट एक्टर वो बने हो? आप मुझे कोई एक वाक्य बता दें जिसमें नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर सामने आए हो। आप जिन जमातों के, मजहबी जमातों के नाम ले रहे हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर भी तो सामने आती है ना। भाई जमात जमात इस्लामी के पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग अपना प्रोटेस्ट भी बड़े महजब अंदाज में रिकॉर्ड करवाते हैं। आप इनके मुखालफिन के बारे में भी इन्हें जुबान इस्तेमाल करते हुए देखें, कितनी यानी ये अच्छी जुबान इस्तेमाल करते हैं। अली भाई, वो तो सीधा सीधा हुनूद यहूद का एजेंट होने का दावा करते हैं। कहते हैं कि ये जैसे मौदूदी साहब का टेक्स्ट है, आप जानते हैं कि ये जिम्मी के तौर पे नॉन मुस्लिम्स रहेंगे, तो ये दूसरे मसाइल भी तो यहाँ खड़े हो जाते हैं। फिर तीसरा मसला कि उनके पास कोई प्रैक्टिकल प्लान भी तो नहीं है। करेंगे क्या? सूद की इकोनॉमी को चलाएंगे कैसे? वो आके अगर कल सूद बंद कर देते हैं अचानक, तो इकोनॉमी तो बैठ जाएगी। तो प्रैक्टिकल प्लान भी तो कोई नहीं है उनके पास। तो आपको ये किसने कह दिया कि जमात इस्लामी कहती है कि हमने आके आईएमएफ से फौरन प्रोग्राम खत्म कर देना है? क्या उन्होंने कहना है कि नहीं ऐसी आया जे गोरी, आया जे फलाना? ये कभी इस तरह की एक, आप समझ ले, बेवकूफाना गुफ्तगू अभी कभी आपने जमात इस्लामी के किसी लीडर से सुनी है? मेरे भाई, वो हमारे बाकी पॉलिटिशियन से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, और ज्यादा वो पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं। वो कभी भी ये काम नहीं करेंगे जो आप समझ रहे हैं उनके बारे में। आप बाकी लोगों से ना उनको कंपेयर करें कि वो इस किस्म की सोच रखने वाले लोग हैं, नहीं, वो हमारी तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। वो ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं। ये इमेज, ये चंद एक मजहबी जमातों की वजह से लोग समझते हैं जमात इस्लामी भी इस तरह की है। ऐसा नहीं है। अब रहेगा मौलाना मौदूदिया के हवाले से रहिमहुल्लाह ताला, तो जिम्मी के हवाले से, जिम्मी के जो हुकूक है आपको पता है क्या है इस्लाम में? जी। बुखारी में हदीस है कि जिसने जिम्मी को नाहक कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, अगरचे वो मुसलमान भी हुआ। जिम्मी के तो बड़े हुकूक हैं। जिम्मी के हमें टैक्स वापस करने पड़ जाएंगे अगर कोई जिम्मी कत्ल होता है, तो जितने हमने टैक्सेस आज तक लिए उन्हें वापस करने पड़ेंगे। अगर जिम्मियों वाले हुकूक यहाँ पे मिल गए ना आपके यहाँ पे अकलियतों को, तो यकीन करें वो तो खुशी से छलांगे मारेंगे। मैं कहता हूँ जिम्मी वाले हुकूक मुसलमानों को भी यहाँ पे मिल जाए ना, तो वो खुशी से छलांगे मारेंगे। हमें तो हमारे हुकूक का पता ही नहीं है। आप उनसे भी बात पूछें, प्लान उनके पास मौजूद है। इनके पास जो प्लान मौजूद है माशाअल्लाह ताला, इससे अच्छे प्लान उनके पास मौजूद है। उनके पास पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। चलिए भाई, जिम्मी वाली और ये डिबेट ज़ाहिर है दूसरी है। कभी आपको दोबारा कभी आपसे दोबारा जहमत आपको देंगे कि उस पर बात कर सके। मुझे ये बताइए कि चले, पहले नंबर पे तो आपने जमात इस्लामी बता दिया, दूसरे नंबर पे आपके ख्याल में कौन आता है आपके नजदीक? मैं चाह रहा हूँ ताकि आप नाम लेके पॉलिसी डिफाइन कर सके, ताकि वाकई देखने वालों को पता हो, अच्छा भाई इसे वोट करना है या इसका केस जरा ज्यादा अच्छा बनता है। जी, पहले नंबर पे तो जमात इस्लामी, दूसरे नंबर पे पीटीआई आती थी, लेकिन अब सारे दूसरे नंबर पे आ गए।
تو ان دو نمبروں میں سے کہ اندھوں میں سے کوئی کانا راجا بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے گھیر گھار کے کہاں لانا چاہ رہے ہیں؟ میں اس بات کا جواب دینا نہیں چاہتا نا. اچھا ٹھیک ہے. میں اس طرح سوچنا ہی نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب جماعت اسلامی کو بھی موقع دینا چاہیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2018 کے الیکشنز کی بات ہے. اس وقت جو فورن سے مختلف صحافی کور کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے نا الیکشنز کو, ان میں سے ایک جو ہے نا وہ یہاں آ کے پاکستان میں وہ ہائر کرتے ہیں جو لوگ لوکل لوگوں کے ساتھ ملاقات کروا دیتے ہیں, ایم این ایز اور ایم پی ایز جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ. تو میرے ایک کزن بھی تھے, وہ انگلش اچھی بول لیتے تھے, تو وہ بھی ساتھ اٹیچ ہوئے. وہ جماعت اسلامی والوں سے بھی انہوں نے ملاقات کرائی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی اے والوں کے ساتھ, اور پورا وہ الیکشن کے دوران ان کے ساتھ اٹیچ رہے. اینڈ پہ انہوں نے پوچھا کہ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے, تو اس گورے نے یہ کہا تھا کہ آپ کے ملک کو اگر یہ پوری سچویشن سے کوئی جماعت نکال سکتی ہے نا تو وہ جماعت اسلامی ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ مولوی, انہوں نے کہا یار میں نے دیکھا ہے ان کو بات کرنے کی تمیز ہے, انہیں ورڈ پالیٹکس کا پتہ ہے, یہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, کوئی وکیل ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ان پڑھ بندہ ان میں نظر ہی نہیں آتا. پھر ان کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے ملوکیت نہیں ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کے بعد ان کی بیٹی آ گئی ہیں, بھٹو خاندان اسی طریقے سے معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ان میں وہ چیز نہیں ہے. مودودی صاحب کی کوئی اولاد اس میں سامنے نہیں آئی ہے. ایک پورا سسٹم کے تحت اوپر لوگ آتے ہیں, تو ایک ٹرو ڈیموکریسی اس جماعت کے اندر موجود ہے. تو یہ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ باہر کے لوگ بھی آ کے جب آبزرو کرتے ہیں وہ خود بولتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے. تو موقع ان کو دینا چاہیے نا جی. یہ جو آپ کا امیج ہے نا کہ بڑے اسٹرانگ قسم کے مذہبی لوگ ہیں اور وہ اس طرح نہیں ہے, وہ آ کے تو فلاں چیز پہ پابندی لگا دیں گے, فلاں چیز پہ پابندی لگا دیں گے, ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. علی بھائی, ہم نے کوشش تو یہ کی تھی کہ اس کو 2 حصوں میں مکمل کر لیا جائے, لیکن آپ کیونکہ اتنے 2 ٹوک جواب دے رہے ہیں اور آپ سے میں نے اجازت لی کہ ہم زیادہ وقت اگر آپ سے لے سکیں, تو میں چاہوں گا کہ آخری حصے میں ہم سپریم کورٹ پہ بات کریں. تو اب تک اس حصے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور اگلے حصے میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.